देखिए, देश के तमाम हिस्सों में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। हर गली, हर घर और मंदिर श्री कृष्ण के जयकारे से गूंज रहा है। देश के अलग अलग इस्कॉन मंदिर में शानदार सजावट के साथ पूजा अर्चना चल रही है। मुंबई, दिल्ली समेत देश के तमाम इस्कॉन टेम्पल्स में महिमा और खूबसूरती भगवान कृष्ण की देखते ही बन रही है। इधर मथुरा के मंदिर को भी बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी का मंदिर पूरी तरह से रोशनी से नहाया हुआ है और पूरा देश आज कृष्णमय है। तो तस्वीरें आपके सामने अलग अलग मंदिरों से, इस्कॉन मंदिर, बांके बिहारी मंदिर और देश के अलग अलग कृष्ण मंदिर से कहीं झांकी भी लगाई गई है। कृष्ण जन्म को चित्रित किया गया है। ये देखिए, इस्कॉन मुंबई से ये तस्वीरें हैं, दिल्ली इस्कॉन से भी वहाँ क्या तैयारियां हैं, गुवाहाटी में कृष्ण जन्म उत्सव को कैसे मनाया जा रहा है और नोएडा का इस्कॉन मंदिर जहाँ पर भगवान को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। तो आज रात कई जगह होगा कृष्ण जन्म और कई जगह आज गोविंदा आलारे भी है। मटकी तोड़ रहे तो कृष्ण जन्म उत्सव पूरे देश में एक तरफ और मुंबई में यहाँ की दही हांडी एक तरफ। आज मुंबई में गोविंदाओं की टोली मस्ती में चल रही है। यहाँ कृष्ण जन्म कल रात ही हो गया था, क्योंकि अक्सर आप भारत में त्योहारों पे 2 तिथियां पड़ती है। यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्म का उत्सव कल हुआ और आज दही हांडी की धूम है। मुंबई में दादर की दही हांडी का माहौल बता रहे हैं हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता। पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है। इस समय हम मुंबई के दादर इलाके में हैं और दादर इलाके में जो दही हांडी का जो फोड़ने की जो परंपरा है वो बहुत साल पुरानी है। और ये देखिए किस तरीके से मुंबई के दादर इलाके में बाकायदा 7 से 8 घर बनाए जा रहे हैं दही हांडी को फोड़ने के लिए। और किस तरीके से जो पूरी टीम वर्क होता है वो इस पिरामिड में बनते साफ दिखता है। जो हांडी फोड़ता है वो सबसे छोटा बच्चा होता है। तो देखिए किस तरीके से जो छोटा बच्चा है वो एक एक कर एक पिरामिड के ऊपर पहुंचता चला आ रहा है। और जिस तरह के 6 से 7 घर बन चुके हैं और ये जो बच्चा है लगभग हांडी के पास पहुंच चुका है। और एक सफल प्रोग्राम लग रहा है कि बच्चा जो है, छोटा सा बच्चा है, हांडी तक पहुंच चुका है और वो जो हांडी को फोड़ने की कोशिश कर रहा है और हांडी फोड़ दी है। और ये जो है तकरीबन देखिए किस तरीके से देखिए ये पूरा सिस्टम होता है और एक तरीके से लोगों को जोड़ता है। तो बाकायदा जो बाकी लोग होते हैं वो भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और सबसे अहम चीज होती है जो गाना होता है, जो छोटा बच्चा होता है वो सेफ रहे, उसे चोट ना लगे। तो बाकायदा देखिए ये जो रंग है वो मुंबई का है। मुंबई के पूरे शहर में इसी तरीके के रंग आपको देखने को मिलेंगे। तो मुंबई के नज़ारे देखते ही बनते हैं, जहाँ गोविंदाओं की टोली निकलती है दिन भर। और ये देखिए, ये भीड़, ये मस्ती और साथ में इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलते रहते हैं उत्साह बढ़ाने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि अब बाकायदा महाराष्ट्र में ये जो दही हांडी है इसको स्पोर्ट्स का दर्जा दिया गया है। और यही कारण है कि गोविंदाओं के ऑलमोस्ट ज़्यादातर जगह पे इंश्योरेंस है, क्योंकि एक रिस्की गेम तो है ही। एक के ऊपर एक थर जमाए जाते हैं और सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर यहाँ चढ़ा जाता है। तो अब वहाँ पर गिरने पर चोट भी लगती है, फैटल भी होता है ये। और अब वक्त के साथ लेकिन प्रोटेक्टिव गियर्स का बहुत चलन बढ़ गया। ये जो आप देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये टी शर्ट और लोअर्स हैं, इनके अंदर प्रोटेक्टिव गियर्स भी हैं। नेक को डिफेंड किया जाता है, काफ़ी एनालाइज किया जाता है ये थर बनाने के पहले कि नीचे कौन से लोग होंगे, ऊपर कौन से, मतलब बाकायदा उसकी प्रैक्टिस की जाती है। इसलिए इन दिनों घटनाएं कम होती है, लेकिन फिर भी कुछ अनहोनी घट जाए एक अलग बात है। लेकिन एक अलग ही तरह का माहौल पूरे मुंबई में होता है। ये लाइव तस्वीरें अलग अलग, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम तो कहीं थर पे थर बन रहे हैं। और इनाम भी देखिए, लाखों से लेके करोड़ों तक जाते हैं। और पूरे मुंबई में हर गली, हर कोना फेमस है। यहाँ की दही हांडी, उस जगह की दही हांडी, अलग अलग लोग हैं जो इन्हें करवाते हैं। पॉलिटिकल एंगल भी इसमें होते हैं। देखिए तस्वीरें आपको बता रही हैं कि पॉलिटिक्स लीडर्स के भी पीछे फोटोग्राफ हैं। तो क्योंकि एक इतना बड़ा उत्सव है कि हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। आप इसे अगर कभी लाइव देखेंगे तो आप भी रोमांच से भर जाएंगे। तस्वीरें उतना रोमांच पैदा नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया तो दे ही देती हैं। देखिए इस समय ये लाइव तस्वीरें हैं। ऑलमोस्ट ये जो एक थर जमाया गया है ये मटकी तक पहुंच गया है। शायद अब फोड़ पाता है कि नहीं, क्योंकि कई बार उससे पहले आप देखते हैं कि वो बिखर जाता है। दिन भर कोशिशें चलती हैं और मटकी की एक हाइट सेट की जाती है, उसको धीरे 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 ऊपर भी ले जाया जाता है
और जो फिर उसको फोड़ देता है तो लाखों के इनाम, करोड़ों के इनाम इनफैक्ट कई जगह तो वो पाता है। इसकी प्रैक्टिस भी करीब 5-6 महीने पहले से शुरू हो जाती है और इसमें काफ़ी प्रोफेशनल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, तो ये तस्वीरें मुंबई से लगातार आती रहेंगी। आज शाम तक, रात तक कई हांडियां तो रात को 1-1, 2-2 बजे तक नहीं फूट पाती हैं और तब तक मुंबई की गलियों में, सड़कों पर ये रौनक रहती है। तो दिखाते रहेंगे आपको मुंबई की दही हांडी की ये मस्ती। लेकिन अब कुछ खबरों की तरफ चलें। सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन के बयान पर घमासान अब और तेज हो गया है। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने उदयनिधि का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि उदयनिधि ने कभी भी तमिल या अंग्रेजी में नरसंहार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी जानबूझकर झूठ फैलाया गया है। स्टालिन ने कहा कि यूपी के एक स्वयंभू संत ने उदयनिधि की तस्वीरें जलाई हैं और उनके सिर पर इनाम तक रख दिया है। क्या यूपी सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? इसके बजाय उन्होंने उदयनिधि के खिलाफ मामला दायर किया। स्टालिन ने आगे कहा कि यह सुनना निराशाजनक है कि पीएम ने मंत्रिपरिषद की बैठक में उदयनिधि की टिप्पणियों पर उचित जवाब देने की बात कही है। स्टालिन ने पूछा कि क्या पीएम ने उदयनिधि के बारे में फैलाए गए झूठ से अनजान होकर यह बात कही या उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। इधर उदयनिधि के बाद अब डीएमके के एक और नेता ए राजा ने सनातन पर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना HIV से कर डाली है। ए राजा ने सनातन को कुष्ठ रोग बता दिया है। பெண்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது, இப்போ HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கணும். ஒன்று. இன்னொன்று, சனாதர்மத்தை கடைபிடிங்கன்னு பிரதமர் சொல்றாரு. அவர் உள்ளபடியே கடமைச்சிருந்தா இத்தனை வெளிநாட்டுக்கு போயிடக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு நல்ல இந்து வெளிநாடு கடல் கடந்து போகக்கூடாது. உனக்கு ஊர் சுத்துறதே வேலை. சனாதனத்தை மீறி ஊர் சுத்துற ஒரு ஆளு சனாதனத்தை காப்பாத்துன்னு சொல்றது எவ்வளவு பெரிய அயோக்கியத்தனம்। सनातन के अपमान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि लोग सनातन धर्म की परीक्षा ले रहे हैं, सनातन को जाने बिना इस पर बयानबाजी हो रही है। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं पर भी सवाल खड़े कर रही है। सनातन की सहिष्णुता ही सनातन का सबसे बड़ा पूंजी है और सनातन की परीक्षा लोग ले रहे हैं और सनातन की परीक्षा ना लें, सनातन धर्म को जाने बगैर सनातन में राम भी पैदा हुए, परशुराम भी पैदा हुए। हमारे जितने देवी देवता हैं सबके हाथों में कोई न कोई अस्त्र शस्त्र है। सनातन धर्म का क्यों हो रहा है अपमान? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का आवाज अड्डा, सनातन का अपमान क्यों। अब बात करते हैं बाजार की। आज निफ्टी एक्सपायरी के दिन आखिरी घंटे में बाजार में जोश दिखा। इसी के साथ बाजार बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 385 अंक चढ़कर 66,266 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 116 अंक चढ़कर 19,772 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी हमने देखी है बैंकिंग, रियल्टी और एनर्जी शेयरों में। वहीं एफएमसीजी और फार्मा शेयरों में आज दबाव का दिन रहा। न्यू एज कंपनियों में आगे अच्छा पैसा बन सकता है, ऐसा मानना है 3P इन्वेस्टमेंट के प्रशांत जैन का। उन्होंने आगे कहा कि न्यू एज कंपनियों का बिजनेस मॉडल अच्छा है, इसलिए इन कंपनियों में निवेश किया जा सकता है। प्रशांत साहब CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से बातचीत कर रहे थे। पिछले साल जो एक चीज़ थी वो न्यू एज कंपनीज को लेकर थी, जहाँ पर काफ़ी बड़े बबल्स हुए थे और वहाँ पर उसके बाद हमने बड़ी डिक्लाइन देखी थी। अब आजकल पॉजिटिव व्यू बन रहा है, जैसे इवन आपके पोर्टफोलियो में जोमेटो है या लैंडमार्क कार्स है। ये स्पेस आपको लगता है कि अब करेक्ट हो चुकी है इनफ, और क्या यहाँ ट्रिगर हैं, अब प्रॉफिटेबल ग्रोथ के ट्रिगर्स हैं आगे जाते हुए आपके हिसाब से? ये हमारा पोर्टफोलियो पब्लिक नहीं, लेकिन आप मीडिया वाले आप हम सब निकाल लेते तो देखिए, नहीं मेरे ख्याल से देखिए, ये मैं फिर वही बात कहूँगा, देखिए बिजनेस न्यू एज हो ओल्ड एज हो उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको समझना है कि उस बिज़नेस के राइट टू विन, बाज़ार में ROE कमाने के लिए उसमें कितनी सस्टेनेबिलिटी है, कितनी क्वालिटी है और उसका ही हम क्या प्राइस पे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो बिजनेसेस हमने लिए हैं
ये बिजनेसेस अच्छे हैं और अच्छे थे भी पहले इनका प्राइस मेरे ख्याल से ठीक नहीं था, अब इनका प्राइस ठीक है, तो इसीलिए हमने इसमें इन्वेस्ट किया। बट ये प्रॉफिटेबल ग्रोथ आपको दिखती है यहाँ पे? मेरे अनुमान में प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिखती है। फिनटेक कंपनियों के लिए अभी, और हाँ, ये आपको बता दें कि ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज शाम 7:27 पर। जरूर जुड़िएगा इस इंटरव्यू में मार्केट गुरु प्रशांत जैन के साथ। आगे, फिनटेक कंपनियों के लिए अभी सही मौका है, यह कहना है केवी कामत साहब का। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में CNBC TV 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में केवी कामत ने कहा कि यह सही वक्त है कि फिनटेक कंपनियां ग्लोबल कंपनियों से पार्टनरशिप बढ़ाएं। उन्होंने ये भी संदेश दिया कि फिनटेक कंपनियों का जो वैल्यूएशन है वो अभी वैल्यूएशन से ज़्यादा अभी प्रॉफिटेबिलिटी पर उन्हें अपना फोकस करना चाहिए। So the global opportunity and the global aspiration, you believe that that is going to be a viable option for Indian fintech founders to consider focusing on at this point in time? Or do you believe that that is something that maybe a few years down the line, once they consolidate their position here in India, is when they should start looking out? If we were having this chat, say a year and a half, 2 years back, when I had really not started looking at what is available, and I knew things were happening, and today, when I know that things are available, I would say the time is now. What the startups probably need to really look at is how do you partner with the global players who need you, and how do you provide that value add to that marketplace while you are doing it for India in any case. और अब बात G20 यानी टाइम इंडिया का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट से पहले एक ब्लॉग लिखा है जिसमें उन्होंने दुनिया भर की चुनौतियों और विकास पर बात की है। ब्लॉग में प्रधानमंत्री ने वसुधैव कुटुंबकम का मतलब बताया है और लिखा है कि पूरी दुनिया एक परिवार जैसी है, एक ऐसा परिवार जिसमें सीमा, भाषा और विचारधारा का कोई बंधन नहीं है। पीएम ने लिखा है कि हम वन अर्थ के तौर पर मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि हम G20 देशों के साथ मिलकर वन फ्यूचर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा कि दुनिया को GDP केंद्रित दृष्टिकोण के बजाय मानव केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की जरूरत है। इधर राजधानी दिल्ली में G20 समिट के लिए पूरी तरह से तैयारियां हो गई हैं। राष्ट्र अध्यक्ष और अन्य मेहमानों के स्वागत के लिए राजधानी एकदम चमक उठी है। जगह जगह रंग बिरंगी लाइट्स लगाई गई हैं, इमारतों को भी रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है, बंदरवाल बांधे गए हैं और जगह जगह पर G20 के लोगो और पोस्टर्स लगाए गए हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली इस वक्त G20 में अपने मेहमानों की तैयारी के लिए, उनके स्वागत के लिए तैयार है। भारत में श्री अन्न यानी मिलेट्स की खेती को देखने विदेशी मेहमानों की पत्नियां पूसा मिलेट्स फार्म जाएंगी। यहां मिलेट्स की अलग अलग वैरायटी की खेती को देखेंगी और समझेंगी। मिलेट फार्म से दीपाली नंदा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और साथ में आपको यह भी बता दें कि यह साल मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। राजधानी दिल्ली में होने वाले G20 समिट के दौरान न सिर्फ विदेशी मेहमानों को मिलेट्स के पकवान खिलाए जाएंगे, बल्कि उन्हें दिखाया जाएगा कि किस तरह से भारत मिलेट्स के क्षेत्र में खेती को बढ़ावा दे रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पूसा इंस्टीट्यूट के मेला ग्राउंड के सामने, जहां पर ये मिलेट फार्म तैयार किया गया है। यहाँ पर अलग अलग तरह के 7 से 8 मिलेट्स हैं जिनकी खेती की जा रही है। और 9 सितंबर को जो G20 लीडर्स हैं उनकी स्पाउसेस खुद यहाँ पर आएंगी और एक्सपीरियंस करेंगी कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है किस तरह से भारत इसमें आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मिलेट की वैरायटी है ये फॉक्सटेल मिलेट है जिसकी यहाँ पर खेती की गई है। इसके अलावा ये पूरा फार्म जो आप देख रहे हैं, इस पूरे एरिया में सिर्फ और सिर्फ मिलेट की ही खेती की गई है। फॉक्सटेल के अलावा यहाँ पर जब आप आगे जाएंगे तो एक अलग तरह का मिलेट्स है जिसे प्रोसो मिलेट कहा जाता है, यहाँ पर उसकी खेती की गई है। इसी के अलावा कोदो मिलेट्स है, उसकी वैरायटी भी यहाँ पर उगाई जा रही है। तो 7 से 8 किस्म के मिलेट्स है जिनकी खेती बाड़ी पूसा इंस्टीट्यूट के अंदर की जा रही है। और जानकारी ये मिल रही है कि 9 सितंबर को जो G20 के लीडर्स हैं उनकी स्पाउसेस, जिन्हें फर्स्ट लेडी कहा जाता है, वो इसी जगह पर आएंगी, 15 से 20 मिनट का वक्त बिताएंगी। और पूरा अगर प्रोटोकॉल की तरफ से इजाजत दी जाती है तो उन्हें यहीं पर ही जो फ्रेश मिलेट्स हैं उन्हें उनके बने हुए लाइव कुकिंग के जरिए डिशेस भी टेस्ट कराई जाएंगी। दीपाली नंदा, दिल्ली।
तो G20 की तैयारियां जोरों पर है और ये 9 और 10 सितंबर को समिट होने वाला है राजधानी नई दिल्ली में, उसका शिखर सम्मेलन। वह आपको बता देते हैं कि आज के कंज्यूमर अड्डा में क्या है। तो एक बेहद इंपॉर्टेंट और खास चीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं, वो ये है कि यूपीआई का इस्तेमाल तो आप सब अब तक पेमेंट्स के लिए करते रहे, लेकिन यूपीआई के जरिए अब आपको लोन भी मिलने जा रहा है। जी हाँ, यूपीआई क्रेडिट लाइन की शुरुआत हो गई है। अब यूपीआई से ये लोन, ये क्रेडिट लाइन आपको कैसे मिलेगा? खासियत यह है कि आपके पास पैसे ना हो तो भी आप यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे इस क्रेडिट लाइन के जरिए। तो अब यूपीआई से लोन, आज का कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। और अंतरिक्ष से आई खुशखबरी, आदित्य L1 की सेल्फी आपको दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आदित्य L1 ने सूरज की यात्रा के दौरान अपनी सेल्फी ली है। इतना ही नहीं, आदित्य L1 ने धरती और चांद का खूबसूरत वीडियो भी भेजा है। इस वीडियो को इसरो ने एक्स पर शेयर किया है, जिसमें चांद और धरती एक साथ दिख रही है। नज़ारा काफ़ी अद्भुत भी है। आदित्य L1 अभी 18 सितंबर तक धरती के चारों ओर 4 बार ऑर्बिट बदलेगा। अगली ऑर्बिट मैन्यूवरिंग 10 सितंबर की रात में होगी। पठान के बाद शाहरुख के जवान का भी अब जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। इटली के डायरेक्शन में बनी फिल्म में पूरे भारत में हाउसफुल शोज के साथ चल रही है। एडवांस बुकिंग में फिल्म ने धमाल मचाते हुए 35 करोड़ के टिकट सेल किए हैं। कई जगह थिएटर के बाहर सेलिब्रेशन का माहौल है। फिल्म को शानदार रिव्यूज भी मिल रहे हैं, साथ ही दर्शकों ने फिल्म को सराहा भी है। के गेटी गैलेक्सी के बाहर मौजूद है और यहाँ पर अभी शो खत्म हुआ है और यहाँ पर लोगों से जानते हैं मूवी कैसी लगी। बहुत जबरदस्त, पठान का रिकॉर्ड तोड़ दी। पठान का रिकॉर्ड तोड़ दी। आप क्या अच्छी मूवी, बहुत कैसी लगी? जी मैम, तोड़ता नजर आ रहा है। अच्छा जी। शाहरुख खान का लुक कैसा लगा? जी मैम, वेरी इतना भौकाली लगता है ना, यही लगता है कि वो बाकी सब खलनायक जैसा रहता है। शाहरुख खान को देखने के लिए आई थी, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कैसा? बहुत अच्छा लगा। एक्सीलेंट, अमेजिंग। शाहरुख खान का लुक कैसा लगा? लड़कियां जो शाहरुख खान को देखने के लिए सिनेमा घर में पहुंचे, क्या कुछ कहेंगी? अमेजिंग, शाहरुख को नंबर 1। कैसी लगी? कॉन्सेप्ट अच्छा है मूवी का, स्टोरी लाइन अच्छी है, बेसिक इशू पे पिक्चर बनाई है जो कि वेरी गुड है। शाहरुख खान के आगे सब फेल है। कैसा लगा? बहुत सारे लुक भी थे शाहरुख खान के इस मूवी में। बहुत अच्छा लगा। शाहरुख खान ने बहुत अच्छा रोल किया है और जो पहला गाना जो दिया है शाहरुख खान का, वो बहुत धमाल कर दिया है। तो पठान के बाद अब जवान का क्रेज देखते हैं कि बॉक्स ऑफिस पे कितना और धमाल मचाती है। तो फिलहाल आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया, लेकिन CNBC आवाज पर लगातार कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी है। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर जाएं अगर आज तक ना गए हों। वहां एक क्लिक पे आपको ढेर सारी खबरें और नई जानकारियां मिलेंगी। नमस्कार।